हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड ये हमारी पार्ट नंबर 24 वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपके साथ फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस एंड फार्माकोविजिलेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो ये आपकी 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ रहेगी, जिसमें मोर देन 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके कवर अप किए जाएँगे, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज़ एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। इस वीडियो में हमारा पहला सब्जेक्ट रहने वाला है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड एफिकेसी। क्लिनिकल ट्रायल का कौन सा फेज है जो कि सेफ्टी एंड एफिकेसी के साथ रिलेटेड है। तो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल के 5 फेजेस बेसिकली रहते हैं, जिसमें से पहला फेज आता है आपका प्री क्लिनिकल फेज। ये प्री क्लिनिकल फेज जो कि लेबोरेटरी स्टडीज इसमें रहती है। देन आता है आपका फेज 1। फेज 1 इज रिगार्डिंग द सेफ्टी। फेज 2 जो है, फेज 2 आपका सेफ्टी एंड डोजिंग के रिगार्डिंग रहता है फेज 2। फेज 3 जो है ये आपका सेफ्टी एंड एफिकेसी के रिगार्डिंग रहता है। एंड द फेज 4 जो है ये आपका पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी। बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जब ड्रग आपको मार्केट में पहुंच जाता है उसके बाद जो सेफ्टी एंड एफिकेसी देखी जाती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अदर चीज़ें, वो आपकी फेज 4 में आती हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया सेफ्टी एंड एफिकेसी के साथ कौन सा डील करता है। सो इट इज़ फेज 3। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी अलग अलग वेज में पूछा जाता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, एंड प्रीवियसली भी हमने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी इंडिकेट्स द यूज ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और एनिमल फॉर एन एक्सपेरिमेंट। सो प्री क्लिनिकल स्टडी का कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें कंप्लीट मीन्स पूरा पूरा एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो ये आपका प्री क्लिनिकल स्टडी टाइप रहता है, इन वीवो स्टडीज़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा आपका जो मेनली 3 बेसिक टाइप की प्री क्लिनिकल स्टडीज़ रहती हैं, इन विट्रो, इन विवो एंड एक्स विवो। इन विवो को हमने देख लिया। इन विट्रो की बात करूँ, तो इन विट्रो में क्या करते हैं, इसमें भी आपका एनिमल यूज़ किया जाता है, लेकिन कंप्लीट एनिमल यूज़ नहीं होता है। एनिमल का एक टिश्यू या ऑर्गन जो है उसको आइसोलेट किया जाता है, एंड उसको मेंटेन किया जाता है बॉडी फंक्शंस के अकॉर्डिंगली, एंड देन उसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स को या ड्रग इफ़ेक्ट्स को चेक किया जाता है। बेसिकली आपने फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया होगा कॉलेज टाइम पे, जिसमें ऑर्गन बाथ्स का हम यूज़ करते हैं, जिसमें ऑर्गन टिश्यूज़ जो है वो आप लेते हैं, उसमें प्रोसीजर चेक करते हैं। सो वो आपका इसमें आता है इन विट्रो स्टडीज़ में। देन आता है आपका एक्स वीवो स्टडीज़। सो एक्स वीवो स्टडीज़ जो हैं ये आपकी परफॉर्म होती हैं इन वीवो, एंड उसके बाद इनको एनालाइज़ किया जाता है इन विट्रो। मीन्स जो ऑर्गन्स रहते हैं एनिमल्स के, उसको बॉडी से डिटैच किया जाता है एंड रिप्लेस कर देते हैं जब एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म हो जाता है। तो ये आपका एक्स वीवो स्टडीज़ में रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, नॉन क्लिनिकल स्टडीज एक्सप्लेन्स अबाउट। सो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जीएलपी के अकॉर्डिंगली जो नॉन क्लिनिकल स्टडीज हैं वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। सो नॉन क्लिनिकल स्टडीज बेसिकली एक्सप्लेन्स अबाउट सेफ्टी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, जेनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी। इसके अलावा जनरल टॉक्सिकोलॉजी, लोकल टॉलरेंस, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी। सो ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपकी नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ में एक्सप्लेन होती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिक्वेस्ट फॉर एन एग्जाम्पशन फ्रॉम द फेडरल स्टेट्यू दैट बैन्स एन अनअप्रूव्ड ड्रग फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड इन इंटरस्टेट कॉमर्स। सो इसमें आईएनडी दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है एग्जेम्पशंस के लिए फ्रॉम द फेडरल स्टेट्यू, जो कि बैन करता है एक अनअप्रूव्ड ड्रग को फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड इन इंटरस्टेट कॉमर्स। तो ये मार्केट में लॉन्च होने से बैन कर देता है। सो ये आपकी आईएनडी रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी फाइल्ड टू द एफडीए in order to obtain approval to market a new drug in the US.
यूएस में अगर किसी नए ड्रग को मार्केट करना है, उसके लिए अप्रूवल चाहिए है, तो एफडीए में कौन-सा एक डिटेल डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल किया जाता है? सो इसमें आपका एनडीए जो है फाइल होता है, दैट इज़ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रेगुलेशन अप्लाई टू एएनडीए प्रोसेस इंक्लूड्स बायोअवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट्स। सो इनमें से कौन सी रेगुलेशन जो है वो एएनडीए यानी कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्रोसेस में अप्लाई होती है, जिसमें बायोअवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। So this regulation is 21 CFR 320। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड CFR इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। बाकी जो 21 CFR 314 रहती है, इट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, टू FDA अप्रूवल। किसके लिए? एप्लीकेशन टू FDA अप्रूवल टू मार्केट अ न्यू ड्रग और एंटीबायोटिक ड्रग। एंड 21 CFR 310 ये सिंपली न्यू ड्रग्स के लिए आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा 2 ऑफ एएनडीए सबमिशन इंक्लूड्स। तो एएनडीए सबमिशन का जो पैरा 2 है वो क्या इंक्लूड करता है? तो बेसिकली एएनडीए सबमिशन एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिशन में 4 पैराज रहेंगे। क्या इंक्लूड करते हैं? जो आपका पैरा 1 रहता है वो इंक्लूड करता है नो लिस्टेड पेटेंट्स, ये आपका किसमें आएगा? पैरा 1 में आएगा। देन लिस्टेड पेटेंट्स हैज एक्सपायर्ड, ये आपके पैरा 2 में आएंगे। देन पेटेंट, यहाँ पे पेटेंट रहेगा। पेटेंट विल एक्सपायर ऑन पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे आपका पेटेंट एक्सपायर होगा, ये किस में आएगा? ये आपका आएगा पैरा 3 में। एंड पेटेंट विल इनवैलिड और नॉट बी इन्फ्रिंज्ड बाय द ड्रग फॉर विच अप्रूवल सॉट। सो ये आपका पैरा 4 में रहेगा। ठीक है, तो ये 4 पैरा रहते हैं, इनको आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पैरा 2 पूछा गया है। पैरा 2 आपका रहेगा लिस्टेड पेटेंट्स हैज एक्सपायर्ड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ। सो एनडीए में किस चीज़ की सबमिशन रिक्वायर्ड रहती है? तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए आपका वेल कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडीज होनी चाहिए टू डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस। प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डाटा होना चाहिए सेफ्टी को शो करने के लिए। डिटेल्स होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग के रिगार्डिंग। एंड प्रपोज एनोटेड लेबलिंग होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और सबमिशन ऑफ एनडीए से। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ एक्सक्लूसिविटी फॉर ऑर्फन ड्रग्स इज। ऑर्फन ड्रग्स की एक्सक्लूसिविटी के लिए क्या टर्म होती है? सो इसके लिए टर्म रहती है 7 ईयर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती हैं, जैसे आपकी न्यू केमिकल एंटिटी है, कौन सी रहेगी? न्यू केमिकल एंटिटी है। सो न्यू केमिकल एंटिटी के लिए आपकी जो टर्म ऑफ एक्सक्लूसिविटी रहेगी वो 5 ईयर्स रहेगी। एंड जो आपकी पेडियाट्रिक एक्सक्लूसिविटी रहती है, पेडियाट्रिक जो कि बच्चों के रिगार्डिंग रहेगी, उसमें 6 मंथ्स एडिशनल आपकी टर्म ऑफ एक्सक्लूसिविटी रहेगी। जो आपकी पेटेंट चैलेंज रहेगा, पेटेंट चैलेंज के लिए टर्म रहेगी, पेटेंट चैलेंज के लिए ये आपकी 180 डेज रहती है। तो ये 3-4 चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीटीडी इज। सीटीडी की फुल फॉर्म रहती है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर एप्लीकेशन डोजियर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन यूरोप, जापान एंड द यूएस। सो इनमें से कौन सा एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है डोजियर्स की एप्लीकेशन के लिए, अगर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाना है यूरोप, जापान एंड यूएस में? तो ये आपका सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन रहती हैं कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो अदर यहाँ पे दिया गया है, जैसे एशियन कॉमन टेक्निकल डोजियर, यहाँ पे फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है एएसटीडी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट सीसीटीडी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है डीएमएफ, ड्रग मास्टर फाइल, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको एटलीस्ट याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज सेगमेंटेड इनटू 5 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 5 इंक्लूड्स। जो आपका कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, इसके
रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो इस टाइप के आपको मॉड्यूल्स हैं, सेगमेंटेशंस हैं, ये आपको डेफ़िनेटली आ सकती हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। सो इसमें आपके 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। जो मॉड्यूल नंबर 5 है उसमें क्या चीज़ रहेगी? सो मॉड्यूल नंबर 5 में क्या रहता है? सो मॉड्यूल नंबर 5 में आपका क्लिनिकल स्टडीज़ रिलेटेड डाटा रहेगा, सेफ्टी एंड एफिकेसी वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 5 मॉड्यूल होते हैं, 5 मॉड्यूल्स में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? सो फर्स्ट मॉड्यूल जो है, उसमें आपका क्या रहेगा? फर्स्ट मॉड्यूल में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। कौन-सी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन ये आपकी मॉड्यूल 1 में रहेगी, जो कि आपकी रीजन स्पेसिफिक होगी। देन जो आपका मॉड्यूल 2 रहता है, उसमें ओवरव्यू एंड समरी रहती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की। बेसिकली ये समरी रहेगी जो मॉड्यूल 3 टू 5 में आएगा, उस सारी चीज़ की समरी इसमें यहाँ पे रहेगी। देन जो आपका मॉड्यूल 3 रहता है, ये आपका मॉड्यूल 2 आ गया। मॉड्यूल 3 में क्या रहेगा? मॉड्यूल 3 में आपका क्वालिटी रिलेटेड डाटा आ जाता है। क्वालिटी रिलेटेड डाटा आ जाता है जिसमें फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहेगा। देन जो आपका मॉड्यूल 4 रहेगा उसमें प्री क्लिनिकल यानी कि नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट्स, इसमें फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड डाटा इसमें रहने वाला है। ये आपका मॉड्यूल 4 में रहेगा। एंड मॉड्यूल 5 हमने देख लिया, इसमें क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रहेंगी जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा रहता है। तो ये 5 मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सबमिटिंग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड हेल्थ अथॉरिटीज। तो इनमें से कौन सी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए, जिस भी आपको कंसर्न हेल्थ अथॉरिटी में सबमिट करना है? सो दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड जो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट रहता है, ये सबमिशन के प्रोसेस को भी काफ़ी सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि इसमें सारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का यूज़ रहता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटीज इंक्लूडेड इन विच मॉड्यूल ऑफ ईसीटीडी। ईसीटीडी हमने अभी देखा, ईसीटीडी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। इसके किस मॉड्यूल में इंफॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू क्वालिटी? सो इसमें अगर हम बेसिकली देखें तो ईसीटीडी में भी आपके 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। एंड जो आपका मॉड्यूल नंबर 3 रहेगा, मॉड्यूल 3, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू क्वालिटी। अब इसमें पांचों मॉड्यूल्स देख लेते हैं किस मॉड्यूल में कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में आपका रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है। रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मॉड्यूल 2 में समरी डॉक्यूमेंट्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर है सीटीडी के रिलेटेड ही। देन मॉड्यूल 3 हमने देख लिया। मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स हैं, इसमें नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रहेंगी। एंड जो मॉड्यूल 5 आपका रहेगा, मॉड्यूल 5 में आपकी क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रहेंगी। ठीक है, सिमिलर टू सीटीडी। सो ये आपके 2-3 चीज़ें काफ़ी सिमिलर इसमें रहने वाली है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is a guideline of agreed upon common format for the preparation of well-structured common technical dossier application. What will be submitted to Asian regulatory authorities for the registration of pharmaceuticals and biologics for human use? सो जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं या बायोलॉजिक्स हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, जब उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसमें आपके एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉमन टेक्निकल डोज़र एप्लीकेशन सबमिट होंगी एशियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में। सो उसमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉमन टेक्निकल डोज़ियर होना चाहिए, ठीक है? सो इसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन रहती हैं जिसके ऊपर सारे के सारे जो है वो कॉमन फॉर्मेट पे एग्री करते हैं, ठीक है? सो ये गाइडलाइंस कौन-सी गाइडलाइंस रहती हैं? सो दिस वन इज़ अ एशियन कॉमन टेक्निकल डोज़ियर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ACTD इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट 1 इंक्लूड। ACTD क्या है? सो ACTD इज एशियन कॉमन टेक्निकल डोजियर, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। सो इसमें आपका पूछा गया है कि जो पार्ट 1 है वो क्या इंक्लूड करता है। सो इसमें अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें 4 पार्ट्स रहते हैं। सिमिलर ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बाकी पूरा पूरा सिमिलर है, ठीक है? सो 4 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट रहता है
उसमें कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पार्ट 2 में क्वालिटी आ जाती है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपका पार्ट 1 में आएगा, ये आपका पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में आपका नॉन क्लिनिकल डाटा रहेगा इनोवेटर ड्रग के लिए, न्यू केमिकल एंटिटी या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड जो आपका पार्ट 4 रहेगा, पार्ट 4 में आपका क्लिनिकल डाटा रहेगा। ये भी सेम आपका इनोवेटर ड्रग के लिए या न्यू केमिकल एंटिटी के लिए या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे पार्ट 1 पूछा गया है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा 2 सर्टिफिकेशन ऑफ द पेटेंट सर्टिफिकेशन अंडर हैच वैक्समैन एक्ट स्टेट्स है। तो जो आपकी पेटेंट सर्टिफिकेशन रहती है अंडर हैच वैक्समैन एक्ट, उसमें जो पैरा 2 सर्टिफिकेशन है वो क्या स्टेट करती है? सो ये स्टेट करती है कि पैरा 2 है तो पैरा 2 में कि सच पेटेंट हैज़ एक्सपायर्ड। इट स्टेट दैट कि जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें भी आपके 4 पैरा सर्टिफिकेशन रहती हैं। जो पैरा 1 सर्टिफिकेशन रहती है, पैरा 1 सर्टिफिकेशन वो डिनोट करती है कि जो रिक्वायर्ड पेटेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू पेटेंट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड, वो फाइल नहीं हुई है। जो आपकी थर्ड पैरा है, ठीक है, थर्ड पैरा है वो स्टेट करता है दैट सच पेटेंट विल एक्सपायर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे ये पेटेंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। एंड पैरा 4 जो है ये आपका डिनोट करता है कि सच पेटेंट इज इनवैलिड और विल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड बाय द ड्रग फॉर विच अप्रूवल इज बीइंग sought। तो ये आपके 4 पैराज रहते हैं। जो पैराज वाला पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है अदर एरियाज में भी। तो एक आप कॉमन फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिमिलर वे में आप आंसर जो है वो इवैल्यूएट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एनी बायोसिमिलर एंड इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स licensed by FDA under the Public Health Services Act, the PHS Act। सो ये आपकी एक पर्पल बुक रहती है, पर्पल बुक होती है जो कि जिसमें आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लिस्टेड है जिसमें आपका कोई भी बायोसिमिलर आ सकता है या इंटरचेंजेबल बायो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो कि लाइसेंस हुए हैं बाय एफडीए के सेक्ट के अंदर अंडर द पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट। तो ये किस में आएंगे? पर्पल बुक में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFR 211 रेफर्स टू। सो CFR 211 क्या रहेगा? सो CFR 211 इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस 211। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली जो आपका कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस है इसमें आपके टोटल 50 टाइटल्स हैं, ठीक है। ये आप स्टडी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको मटेरियल चाहिए तो ये आई थिंक 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया है उसमें इसके रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। तो वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। रिमेनिंग कुछ ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। जैसे कि इसमें सीएफआर में टोटल 50 टाइटल्स हैं, जिसमें से जो आपका टाइटल नंबर 21 है, वो आपका फूड एंड ड्रग्स के रिगार्डिंग है, जो कि हमारे काम का मीन्स फार्मेसी रिलेटेड है, ठीक है। अब जो ये टाइटल नंबर 21 फूड एंड ड्रग्स के रिगार्डिंग है, इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सब चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे सब चैप्टर्स आएँगे, ठीक है। इसमें अगर ओवरऑल की बात करूँ तो इसमें आपके 21 में 3 चैप्टर्स आएँगे, ठीक है, 3 चैप्टर्स रहेंगे। एंड 3 चैप्टर्स में से जो हमारा ही काम का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एंड इस चैप्टर 1 में आपके फर्दर सब चैप्टर्स हैं। उन सब चैप्टर्स में हमारे काम का है सब चैप्टर नंबर 3, ठीक है, सब चैप्टर नंबर 3 काम का है, जो कि आपका ड्रग्स के रिगार्डिंग है, जो आपके जनरल यूज़ के लिए रहेंगे, ठीक है। इसी में जो आपका 211 पार्ट है, वो है रिगार्डिंग करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये 211 अगर सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 211 जो है वो किसके रिगार्डिंग रहता है। तो 211 आपका करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स के लिए रहेगा। पीडीएफ्स में ही आपको नहीं मिलेगा। जो आप क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ्स है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप क्रॉस चेक के लिए देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। सो जो आपकी ड्रग मास्टर फाइल है उसमें टाइप 3 जो है वो किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो आपकी ड्रग मास्टर फाइल है ये बेसिकली क्या रहती है। ड्रग मास्टर फाइल आपकी एफडीए में सबमिशन के लिए रहेगी, जो कि कॉन्फिडेंशियल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, आर्टिकल्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड करेगी। ये सारी चीज़ें किस में यूज़ होंगी? ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग जो हुई है ह्यूमन ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़, प्रोसेसेस, आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी डीएमएफ में, डीएमएफ के थ्रू जो है वो सबमिट होती है एफडीए में, जिसमें आपके 5 बेसिकली टाइप्स रहेंगे। जिसमें हमें टाइप 3 पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन 2019 में आई थिंक ये पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था, ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें आपका जो टाइप 3 है वो आपका रहेगा रिगार्डिंग द पैकेजिंग मटेरियल। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें जैसे मैं आपको बताया इसमें 5 टाइप्स रहेंगे। जो आपका टाइप 1 है वो किसके रिगार्डिंग रहेगा? ये आपका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज़, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड पर्सनल के रिगार्डिंग। ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज़, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड पर्सनल। जो आपका टाइप 2 रहेगा, ठीक है, जो आपका टाइप 2 रहेगा, वो रहेगा रिगार्डिंग द ड्रग सब्सटेंस। ये रहेगा रिगार्डिंग द ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज्ड इन देयर प्रिपरेशन और ड्रग प्रोडक्ट्स। ड्रग प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, वो आपका टाइप 2 में रहेगा। टाइप 3 हमने देख लिया पैकेजिंग मटेरियल। टाइप 4 जो है, टाइप 4 में आपका आएगा एक्सिपिएंट्स, कलरेंट, फ्लेवर, एसेंस और मटेरियल जो कि इनकी प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा है। ठीक है? ये आपका टाइप 4 में आएगा। एंड जो आपका टाइप 5 रहता है, टाइप 5 में आपका रहता है एफडीए एक्सेप्टेड रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। जो एफडीए एक्सेप्टेड रेफरेंस इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी टाइप 5 में रहेगी। पाँचों टाइप आपके इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हाई रहेंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व्स। ड्रग डिस्कवरी जो है इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन आता है कैंडिडेट्स का, सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, स्क्रीनिंग एंड एस्से फॉर थेरेप्यूटिक एफिकेसी। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व्स। जो ड्रग डिस्कवरी के स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसमें आपका टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेट वैलिडेशन आएगा, लीड आइडेंटिफिकेशन आएगी, प्री क्लिनिकल सेफ्टी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स आएंगे। ये सारे स्टेजेस रहते हैं ड्रग डिस्कवरी के। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट की स्टेप इन द ड्रग डिस्कवरी चैनल इज। ड्रग डिस्कवरी चैनल में पहला स्टेप कौन सा है? इसमें पहला स्टेप आपका रहता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ ड्रग टारगेट्स आर। ड्रग टारगेट्स की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? ड्रग टारगेट्स की लिमिटेशन में आ जाएगा कि मोर स्पेसिफिक ड्रग दैट एम्स टू द टारगेट साइट में डिस्टर्ब द बॉडीज होमोस्टेसिस। एक ऐसा ज़्यादा स्पेसिफिक ड्रग जो है जो कि टारगेट साइट को एम करेगा, वो बॉडी की होमोस्टेसिस या होमोस्टेसिस यानी बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ ड्रग एंड इट्स टारगेट इज नॉट 1 to 1 बट 1 to many। जो ड्रग का टारगेट के अगेंस्ट रिलेशन है वो 1 to 1 नहीं है, 1 to many है। मीन्स आपका ड्रग जो है बॉडी में सिर्फ एक ही रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, सिमिलर टाइप के रिसेप्टर अगर उसे और मिलेंगे तो वहाँ पे भी वो जाकर के बाइंड कर सकता है। Then a drug target is disease dependent means that every target is involved in spectrum of disease। ये भी आपके एक लिमिटेशंस रहेगी ड्रग टारगेट्स में। ये सारी की सारी आपकी लिमिटेशंस में आएंगी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस इंक्लूड। टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस में डिस्कवरी आ जाती है बायोमोलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट की, इवेल्यूशन आ जाएगी इसके पोटेंशियल की एज अ टारगेट, परफॉर्मिंग स्क्रीनिंग टू फाइंड हेयर्स। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? टारगेट वैलिडेशन प्रोसेस में। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड्स आर ऑप्टिमाइज फॉर। लीड्स जो है वो आपकी ऑप्टिमाइज होती हैं फॉर एफिकेसी एंड पोटेंसी इन विट्रो एंड इन विवो, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज,
फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी जिसके लिए लीड्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। तो प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट्स क्या इंक्लूड करती हैं? सो इन दे इंक्लूड द डेवलपिंग मेथड ऑफ लार्ज स्केल सिंथेसिस, दे इंक्लूड द एनिमल सेफ्टी स्टडीज, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज। तो ये दोनों चीज़ें आपकी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर एक्सपेंडेड कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स। एक्सपेंडेड कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स आपके फेज 3 रहते हैं एंड फेज 3 के बाद ही आपका जो है वो एनडीए सबमिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ न्यू ड्रग इज। अगर किसी नए ड्रग को डेवलप करना है उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड रहता है? सो इट रिक्वायर्स अराउंड 12 टू 15 ईयर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट 12 टू 15 ईयर्स लगते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे ये टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ है एआई के थ्रू। ठीक है, टारगेट ऑप्टिमाइजेशन, लीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी तो उसमें काफ़ी लिमिटेड टाइम में जो है वो वैक्सीन्स को बनाया गया था। तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। बट इन जनरल जो है वो इतना टाइम 12 टू 15 ईयर्स जो है वो लगते हैं नए ड्रग को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? सो इट इज थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन टीजीए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ड्रग रेगुलेशन। ड्रग रेगुलेशन के लिए इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी नहीं है? सो इट इज सी डी एस सी ओ, जो कि आपकी इंडिया में है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ द ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इन इंडिया इज। इंडिया में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए कंट्रोल लेबोरेटरी सबसे पुरानी कौन सी है? तो दिस वन इज सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कोलकाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म 11 लाइसेंस इज इशूड फॉर। तो जो फॉर्म 11 लाइसेंस हैं वो किसके लिए इशू होते हैं? सो दे आर इशूड फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हेडक्वार्टर्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इंडियन आईपीसी हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन गाजियाबाद। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफडीए इंडिया ऑफिस इज। सो एफडीए इंडिया ऑफिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर द सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस of medical products and food produced in India for export to the US. So यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट अथॉरिटी ऑफ CDSCO। CDSCO की जो स्टेट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या रहेगी? सो इट्स responsibility is to regulation of manufacture, sale and distribution of drugs. So यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के रिलेटेड एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। सो इट फार्माकोविजिलेंस बेसिकली डील्स विद द डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ लोन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स अदर देन द शेड्यूल सी, C1 एंड सी ड्रग्स इज डन इन। सो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका फॉर्म नंबर 24A के थ्रू होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बिकम अ पार्टी टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट। इंडिया जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के लिए पार्टी बनी थी, कब बनी थी? सबसे पहले ट्रिप्स देख लेते हैं, ट्रिप्स क्या है। सो ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या रहेगा? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको आप गूगल चेक करेंगे, आपको
फुल फॉर्म मिल जाएगी, यहीं पे आप लिख सकते हैं सुन करके। सो ये आपका इंडिया इसमें पार्टी बनी थी इन 1995। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ पेटेंट इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द। तो जो पेटेंट का टर्म है वो वैलिड रहता है 20 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इज सिचुएटेड एट। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर वेलफेयर MHLW इज द रेगुलेटरी बॉडी। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर वेलफेयर ये कहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है? सो इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ जापान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। ये सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड एट कसोली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स एंड देयर एसोसिएटेड IPR इज अवेलेबल है। सो जो आपके अप्रूव्ड ड्रग्स हैं and उनके एसोसिएटेड IPRs हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? सो दे आर अवेलेबल इन ऑरेंज बुक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन US FDA फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स। रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी आइडेंटिफाई करनी है US FDA में ड्रग्स की अप्रूवल के लिए। तो दिस रेगुलेटरी बॉडी इज CDER, जो कि आपका रहेगा सेंटर फॉर ड्रग इवेल्यूशन एंड रिसर्च। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन US द ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिवली लास्ट फॉर डैश ईयर्स। US में जो ऑर्फन ड्रग्स हैं यहाँ के एक्सक्लूसिव रहते हैं फॉर 7 ईयर्स। हमने ये क्वेश्चन देख भी लिया है पहले। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज लोकेटेड एट। WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन रिपीट हुआ है। सो इट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वीपो स्टैंड फॉर। वीपो टर्म की फुल फॉर्म क्या है? तो वीपो स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फार्माकोविजिलेंस द टर्म ADR स्टैंड फॉर। फार्माकोविजिलेंस में ADR की फुल फॉर्म क्या है? तो ADR स्टैंड फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ में हमने 49 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो इसमें आपके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर अप हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है वो है फार्माकोविजिलेंस। इसके इंपॉर्टेंट एनसी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है जिसमें हम जो भी एडवर्स इफेक्ट्स रहते हैं या अदर कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं मेडिसिन से रिलेटेड, उनके डिटेक्शन करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के ट्राई जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं इन सभी चीज़ों से, वो आपकी आती है किसमें? आती है ये फार्माकोविजिलेंस में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO डिफाइंस फार्माकोविजिलेंस। सो WHO की डेफिनेशन क्या है फार्माकोविजिलेंस की? सो द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोविजिलेंस इंक्लूड्स। फार्माकोविजिलेंस में क्या आता है? तो फार्माकोविजिलेंस इंक्लूड्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। ठीक है, मेडिसिन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट करना ताकि पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सके। टू असेस बेनिफिट, रिस्क एंड इफेक्टिवनेस, मेडिसिन के रिगार्डिंग बेनिफिट, रिस्क, इफेक्टिवनेस, इन सभी चीज़ों को एक्सेस करना। एंड टू प्रमोट इफेक्टिव हेल्थ केयरर्स। ठीक है, इफेक्टिव हेल्थ केयरर्स को प्रमोट करना। सो ये सारी चीज़ें फार्माकोविजिलेंस में आएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड्स। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में क्या चीज़ आएगी? सो फार्माको एपिडेमियोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बड़े सैंपल साइज पे ड्रग्स के यूज एंड उसके इफेक्ट्स को स्टडी करना, ये आपका आता है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियल मेडिसिन इज और आर। असेंशियल मेडिसिन क्या है? तो असेंशियल मेडिसिन जो सेटिस्फाई करती हैं प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई एंड प्रायोरिटाइज करती हैं। देन एविडेंस ऑन एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी का एविडेंस। देन कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो असेंशियल मेडिसिन के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग इज फॉर। सो कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग किसके लिए है? सो कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग इज फॉर मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एडीआरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPUP स्टैंड्स फॉर। सो GPUP की फुल फॉर्म क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय यूएमसी फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इन कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग में डाटा की कलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए यूएमसी ने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया है? तो दिस सॉफ्टवेयर इज सिम्फ्लो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ATC दैट इज एनाटॉमिकल थेरेपेटिक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग सिस्टम all plain metformin preparation are given the code is। ठीक है, ATC सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो भी प्लेन मेटफॉर्मिन प्रिपरेशंस हैं उसके लिए क्या कोड दिया गया है? तो इनके लिए कोड है A10BA02। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोडिंग के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा एडिशनली, इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर PDF में अटैच कर दूंगा। सो वहाँ से आप कोडिंग देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा कोडिंग वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए मैंने काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में यूज़ होने वाले ड्रग्स के लिए क्या कोड है? तो इसके लिए कोड रहता है A10। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिकल एंड ओंटोलॉजिकल ड्रग्स। ऑप्थेल्मोलॉजिकल एंड ओंटोलॉजिकल ड्रग्स के लिए क्या कोड है? तो इसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिकल के लिए S01VA04 एंड ओंटोलॉजिकल के लिए S02VA03। तो ये आपका इसमें कोड रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप डी ADR इज। सो टाइप डी ADR कौन सा रहेगा? सो टाइप डी ADR आपका टाइम रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज एन एजेंट दैट कॉजेज एन abnormality फॉलोइंग फीटल एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये आपका रहेगा टेरिटोजन। टेरिटोजन एक ऐसा एजेंट होता है जो कि abnormalities कॉज करता है फीटल में जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो इन टाइप्स के एजेंट्स का एक्सपोजर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस। इनमें से फार्माकोविजिलेंस के साथ कौन सी टर्म जो है वो रिलेटेड नहीं है? सो फर्स्ट है ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन। सो ये आपकी रिलेटेड नहीं है। मेडिकेशन एरर इसमें आ जाता है। ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ जाते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी आ जाती है। लेकिन ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन इज नॉट रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फानिलामाइड ट्रेजेडी अकर इन द ईयर। तो सल्फानिलामाइड ट्रेजेडी किस ईयर में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1937 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है UMC स्टैंड्स फॉर। सो UMC की फुल फॉर्म क्या है? तो UMC स्टैंड्स फॉर उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, उपासला मॉनिटरिंग सेंटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म VTE इज कॉज्ड बाय। तो वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कंडीशन जो है ये आपकी कॉज होती है बाय एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोजन एंड थैलिडोमाइड विद डेक्सामेथासोन। तो ये दोनों ही कम्बिनेशन जो है ये आपकी वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कोज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकोमेलिया इज कॉज बाय। सो फोकोमेलिया कंडीशन जो है ये आपकी कॉज होती है विद द यूज ऑफ थैलिडोमाइड जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCNN स्टैंड्स फॉर। BCNN की फुल फॉर्म क्या है? तो BCNN स्टैंड्स फॉर
बेशियन कॉन्फिडेंस प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ क्लिनिशियंस एंड biostatisticians appointed by study sponsors who provide independent assessment of the safety, scientific validity and integrity of clinical trials। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी डाटा मॉनिटरिंग कमेटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएमसी स्टैंड्स फॉर, सो एएमसी की फुल फॉर्म है एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीपीआई स्टैंड्स फॉर, पीवीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? सो पीवीपीआई स्टैंड्स फॉर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीसी स्टैंड्स फॉर, डीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीटीसी इज ड्रग एंड थेरापेटिक कमेटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियोसिंक्रेसी इज रिलेटेड टू, सो इडियोसिंक्रेसी किसके साथ रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीपी स्टैंड्स फॉर, सो जीपीपी की फुल फॉर्म है गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड डैश इज एनी अनटोवर्ड मेडिकल occurrence in a patient administered a medical product or medicinal product and which does not necessarily have a causal relationship with this treatment। so basically एक ऐसे इफेक्ट्स जिनका ट्रीटमेंट के साथ कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता है, सो ऐसे इफेक्ट्स को कहा जाता है एडवर्स इवेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड अनइंटेंडेड इफेक्ट अकरिंग एट नॉर्मल डोज ऑफ मेडिकेशन। सो ऐसा अनइंटेंडेड इफेक्ट जो कि मेडिकेशन की नॉर्मल डोज पे भी आ रहा है, सो दैट इफेक्ट इज नोन एज साइड इफेक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? सो एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDSCO स्टैंड्स फॉर, CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? तो CDSCO स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली रिपोर्टेड ADR ऑफ डाययूरेटिक क्लास ऑफ ड्रग्स। ठीक है, डाययूरेटिक क्लास के जो ड्रग्स रहते हैं उनमें कॉमनली रिपोर्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कौन से हैं? तो इसमें आपका मेन रहता है हाइपोकेलेमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास स्टैंड्स फॉर, सो रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICD स्टैंड्स फॉर, ICD की फुल फॉर्म क्या है? सो ICD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ATC क्लासिफिकेशन इज और आर। सो मेन प्रिंसिपल्स क्या है ATC क्लासिफिकेशन के? सो मेन प्रिंसिपल्स में आपका आ जाएगा ओनली वन ATC कोड फॉर ईच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कॉमन ATC कोड रहेगा। देन ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मेन थेरापेटिक यूज़। ड्रग्स जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर मेन थेरापेटिक यूज़। तो ये आपका करेक्ट रहेगा। Then several ATC codes, if clearly different therapeutic class uses reflected in different route of administration and strength। ठीक है, सो यहाँ पे several ATC कोड हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब एक क्लियरली डिफरेंट थेरेपेटिक यूज़ रहेगा जो कि डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ पे रहेगा, तो उस केस में अलग अलग ATC कोड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस करेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल थेरेपेटिक केमिकल ATC ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश लेवल्स। ठीक है, ATC क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो आपके ड्रग्स हैं वो कितनी क्लासेस में कितने लेवल्स पे क्लासीफाई होते हैं? तो दे आर क्लासिफाइड इन 5 लेवल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ATC फर्स्ट लेवल विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? ATC फर्स्ट लेवल के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से इनकरेक्ट है? तो इसमें आपका ई ड्रग्स फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपका इनकरेक्ट रहेगा। जी आप देख सकते हैं इट इज़ फॉर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम एंड सेक्स हार्मोन, दिस इज करेक्ट। जे इज़ फॉर एंटी इन्फेक्टिव फॉर सिस्टमिक यूज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
L is for anti-neoplastic and immunomodulating agent. This is also correct. सो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर ए. सो बाकी सारे आप देख लेना, ये सारे करेक्ट हैं. इसका कोडिंग का जो आपका ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं किस पर्टिकुलर क्लास के रहते हैं, ये मैं आपको पीडीएफ एंड में डाल दूंगा. ठीक है, तो आई थिंक कल तक का पीडीएफ जो है वो उसमें अपडेट कर दूंगा, तो आप कल दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एटीसी फर्स्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्लासिफिकेशन. एटीसी फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन क्लासिफिकेशन के साथ रिलेटेड नहीं है. फर्स्ट है एम इज फॉर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, ट्रू. एन इज फॉर नर्वस सिस्टम, पी इज फॉर एंटी पैरासाइटिक प्रोडक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड रिपेलेंट्स, ओ इज फॉर ओरल प्रिपरेशन. तो ओ जो है वो ओरल प्रिपरेशन के लिए नहीं रहेगा, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू एटीसी फर्स्ट लेवल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल डी स्टैंड्स फॉर. ट्रिपल डी की फुल फॉर्म क्या है? सो ट्रिपल डी इज डिफाइंड डेली डोज, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एन एन स्टैंड्स फॉर. आई एन एन की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स फॉर ड्रग्स, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश नेम. जो एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम है उसको जेनरिक नेम भी कहा जाता है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्रा स्टैंड्स फॉर. सो मेड्रा की फुल फॉर्म क्या है? सो मेड्रा स्टैंड्स फॉर मेडिकल डिक्शनरी रेगुलेटरी एक्टिविटीज, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्रा कोड कंसिस्टेड ऑफ डैश डिजिट नंबर. मेड्रा कोड जो है उसमें आपके 8 डिजिट नंबर रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूड्रा विजिलेंस स्टैंड्स फॉर. सो यूड्रा विजिलेंस की फुल फॉर्म रहेगी यूरोपियन यूनियन ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज फार्माकोविजिलेंस, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोम्स स्टैंड्स फॉर. सो सियोम्स की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंसेज, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCBI स्टैंड्स फॉर. NCBI इट स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय. तो जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया था? सो इट वाज लॉन्च बाय CDSCO, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कभी कभी, सो इट इज़ इन न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज मेंटेन बाय. सो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीज की वो कौन मेंटेन करता है? सो इट इज मेंटेन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोग्राम एम टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट डिजीज एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ऑनवर्ड स्प्रेड ऑफ डिजीज विद इन द पॉपुलेशन एज अ होल. दिस वे ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी. सो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि एम करता है कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है डिजीज़ के अगेंस्ट, ऑल्सो उसका ऑनवर्ड स्प्रेड जो है डिजीज़ का वो ना हो विद इन द पॉपुलेशन एज अ होल. एंड जो ये पर्टिकुलर वे है डिजीज़ को कंट्रोल करने का, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है. सो ये पर्टिकुलरली जो प्रोग्राम रहता है, दिस वन इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम. ठीक है, इम्यूनाइज करते हैं या बेसिकली वैक्सीनेशन दी जाती है. तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फार्माकोविजिलेंस ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन्स की फार्माकोविजिलेंस के साथ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है? सो फर्स्ट आपका मोनीटर एडवर्स इवेंट पोस्ट वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के बाद में क्या एडवर्स इवेंट आ रहे हैं उनको मोनीटर करना, दिस इज ट्रू. टू प्रमोट एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑन PB, फार्माकोविजिलेंस के ऊपर एजुकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना, दिस इज ट्रू. कंपाइल ऑल द न्यू एंड ओल्ड इवेंट्स रिलेटेड टू AEFI. AEFI के रिगार्डिंग जो भी आपके नए एंड पुराने इवेंट्स हैं उनको कंपाइल करना, सो ये भी आपका रहेगा. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो फार्माकोविजिलेंस के साथ रिलेटेड हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is or are related to the classification of adverse event following vaccination or immunization.
सो इनमें से बेसिकली कौन सा रिलेटेड है, कौन सा रिएक्शन जो है क्लासिफिकेशन एडवर्स इवेंट की रिलेटेड है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के लिए। सो ये वाले आपके करेक्ट जो क्लासिफिकेशन रहेगी दैट इज वैक्सीनेशन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शंस, इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शंस, वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन, ये सारे के सारे आपके रिलेटेड रहेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इनमें से फार्माकोविजिलेंस का मेथड कौन सा है? तो इसमें ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, लेबोरेटरी एक्सेस, ये सारे के सारे आपके फार्माकोविजिलेंस के मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड विद वैक्सीन फेलियर। सो इनमें से वैक्सीन फेलियर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? सो ड्यू टू एज रिलेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, वैक्सीन फेलियर एज रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू ओवरवेट, ओवरवेट जो है वो आपका ओवरवेट होने की वजह से वैक्सीन फेलियर नहीं होता है। देन ड्यू टू अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स, अगर और इन्फेक्शियस दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आपका वैक्सीन फेलियर हो सकता है। देन ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेरेंस, इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेरेंस की वजह से भी वैक्सीनेशन फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश सर्विलेंस द रिपोर्ट्स डिस्क्राइब एडीआर, डिजीज रिस्क एंड हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। तो ये आपका रहता है बेस अकॉर्डिंग टू पैसिव सर्विलेंस, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट्स हैं वो एडीआर्स को डिस्क्राइब करती हैं, डिजीज़ को, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कम्युनिकेशन इज हेल्ड बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स अबाउट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। सो ये आपकी किस टाइप की कम्युनिकेशन है? सो इट इज़ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है AEFI स्टैंड्स फॉर, AEFI की फुल फॉर्म क्या है? सो AEFI बेसिकली स्टैंड्स फॉर एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसिस मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू। सो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो आपकी डिवाइड होती है इनटू प्री क्राइसिस, क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड पोस्ट क्राइसिस में, 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द AEFI विच इज कॉज्ड बाय अदर वैक्सीन प्रोडक्ट और वैक्सीनेशन एरर इज नोन एज। सो ऐसी AEFI, ऐसा एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो कि अदर वैक्सीनेशन प्रोडक्ट से वैक्सीनेशन एरर की वजह से होता है, सो दैट इज नॉन एज कोइंसिडेंटल एरर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ AEFI इज नॉट कंसिडर्ड एज इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ AEFI। तो यहाँ पे आपका माइनर AFI जो है इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज इमीडिएट रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन सेफ्टी इंक्लूडेड। इम्यूनाइजेशन सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? सो इम्यूनाइजेशन सेफ्टी इंक्लूडेड वैक्सीन क्वालिटी एंड एडवर्स इवेंट्स, वैक्सीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग एंड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेस्ड मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनाइजेशन सेफ्टी में रहेंगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ सेफ्टी डाटा जनरेशन इज और आर। तो जो मेन सोर्स हैं सेफ्टी डाटा जनरेशन के वो क्या है? सो दीज मेन सोर्सेज इंक्लूड प्री क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज एंड पोस्ट अप्रूवल फेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डैश ट्रायल इन्वॉल्व सेफ्टी डाटा स्टडीज, सेफ्टी सर्विलेंस एंड अदर एरिया स्टडीज आफ्टर द ड्रग लॉन्च एंड अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, सो ये आपके फेज 4 ट्रायल्स रहते हैं जिसमें सेफ्टी डाटा स्टडीज की जाती हैं, सेफ्टी सर्विलेंस की जाती हैं, इसलिए इनको फेज 4 ट्रायल्स को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन D4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डैश ट्रायल इज द फाइनल फेज बिफोर ट्रीटमेंट रिसीव्स FDA अप्रूवल और रिस्पेक्टिव अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री वियर क्लिनिकल ट्रायल इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो फेज 3 ट्रायल्स ऐसे रहते हैं, ये आपके फाइनल फेज रहता है बिफोर FDA अप्रूवल
रिसिप्ट, ठीक है। एफडी अप्रूवल जो है वो इसके बाद मिल जाता है, देन आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है फाइल कर सकते हैं आफ्टर फेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICSR स्टैंड्स फॉर। ICSR क्या है? ICSR इज इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एडवर्स इवेंट रिपोर्ट फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट एंड इज सोर्स ऑफ डाटा इन फार्माकोविजिलेंस। सो इनमें से एडवर्स इवेंट रिपोर्ट इंडिविजुअल पेशेंट के लिए कौन सी है, एंड वो डाटा का सोर्स भी रहता है फार्माकोविजिलेंस में। सो दिस वन इज इंडिविजुअल केस स्टडी रिपोर्ट ICSR। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है PSUR स्टैंड्स फॉर। PSUR की फुल फॉर्म क्या है? तो PSUR स्टैंड्स फॉर पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज टू आइडेंटिफाई न्यू और इमर्जिंग सेफ्टी इंफॉर्मेशन एज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग चेंजेस इन द बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द ऑथराइज्ड ड्रग। So this one is PSUR, that is periodic safety update report. So option D is correct. Next question है GCP stands for. So GCP की full form है Good Clinical Practices. So यहाँ पे आपका option C is correct. Next question है IRB stands for. IRB की full form है Institutional Review Board. So यहाँ पे option D is correct. Next question है The Institutional Review Board is also known as। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी IEC भी कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवेल्यूशन रिपोर्ट PBRER डिस्क्राइब्ड इन द, ठीक है, पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवेल्यूशन रिपोर्ट कहाँ पे डिस्क्राइब की गई है? सो इट इज डिस्क्राइब्ड इन द ICH गाइडलाइंस E2CR2। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है The main components of ICSR is or are। So ICSR के main components क्या क्या हैं? So main components includes an identifiable patient, susceptible drug and adverse event। So ये सारी चीज़ें main components रहेंगी ICSR के। तो यहाँ पे option D is correct। Next question है Dash is an international quality standard which governments can then transpose into regulations for clinical trials involving human subjects। सो ये आपकी रहती है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स अफेक्ट्स अ पर्सनस रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। ठीक है, सो ये आपका फार्माकोजेनोमिक्स रहता है, जो कि आपकी स्टडी रहेगी कि कैसे जीन्स जो है पर्सनस की रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है GWAS स्टैंड्स फॉर। GWAS की फुल फॉर्म क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ABC रिलेटेड टू द ड्रग ट्रांसपोर्टर इज। ठीक है, सो ABC की फुल फॉर्म बतानी है इन रिलेटेड टू ड्रग ट्रांसपोर्टर। सो दिस ABC फुल फॉर्म इज ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ सिंगल जेनेटिक वेरिएशंस एंड देयर रोल इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स टू अ ड्रग इज नोन एज। सो स्टडी है सिंगल जेनेटिक वेरिएशंस की एंड उसका रोल क्या है इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्सेज को डिटरमाइन करने में। सो ये स्टडी आपकी कहलाती है फार्माकोजेनेटिक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is or are the factors influencing the susceptibility to adverse reaction to pediatric population। pediatric population में adverse reactions जो रहते हैं उनकी susceptibility को कौन से factors influence करेंगे? so इन factors में आपका आ जाएगा immature organ system, accumulation of drug and low metabolizing capacity। these all factors will be the influencing factors। so option D all of these is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDCO। PDCO की फुल फॉर्म क्या है? तो PDCO स्टैंड्स फॉर पेडियाट्रिक कमेटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियोम्स स्टैंड्स फॉर। तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख भी लिया है। तो सियोम्स स्टैंड्स फॉर काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CDSCO इज हेडेड बाय। तो CDSCO कौन हेड करता है? तो इट इज हेडेड बाय DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड्रा एंड दिल्ली आर द रिसेंट वर्किंग ग्रुप्स फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। मेड्रा एंड दिल्ली ये किस ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं? तो दीज आर द रिसेंट वर्किंग ग्रुप्स ऑफ सियोम्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथराइज्ड एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पर्टेनिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इज। सो ऑथराइज्ड एडवाइजरी कमेटी हमें बतानी है इंडियन गवर्नमेंट की जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ रिलेटेड है। सो दिस वन इज DTAB, ड्रग्स टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया ADR सेंटर्स आर कंट्रोल्ड बाय। इंडिया में जो ADR सेंटर्स हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? सो दे आर कंट्रोल्ड बाय CDSCO। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ में हमने 82 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।